हेलो, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से क्लासेस को पढ़ रहे होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे और डेफिनेटली आपके जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अच्छे से क्लियर होंगे। और मैं आपको 2 क्लासेस ले चुका हूं नंबर सिस्टम पे और फिर मैंने आपको बता दिया है कि नंबर सिस्टम में जो संख्या होती है, वो किस प्रकार से डिवाइड की जा सकती है। संख्याओं पर जो बेसिक-बेसिक बातें हैं, वो हम लोग कर चुके हैं। आज मैं उन पर क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। वो क्वेश्चंस काफी प्यारे क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं क्या कह रहा हूं, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में बहुत बड़ी किताब मान के चलिए। यहां पर मैं आपको पहले फंडामेंटल सिखाऊंगा, अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, फिर लास्ट में जाके इन सबको मिक्स भी करूंगा और वहां पर हम सब चीजें कवर करने वाले हैं। तो आप पूरी क्लासेस को ढंग से देखते जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर को भी, यानी इस पार्ट को, जो चैप्टर का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इस पार्ट को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पार्ट पिछले 1 और 2 पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके ऊपर हमारे ये क्वेश्चंस आज हम करने वाले। तो मैं फिर कहना चाहूंगा आप लोगों को कि हम हर चीज को साथ साथ कवर कर रहे हैं और हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो हम क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जा रहा हूं और आज मैं क्वेश्चंस के माध्यम से, जो 2 क्लासें मैंने आपकी पहले ली हैं, उन क्वेश्चंस, जो क्लासों के माध्यम से क्वेश्चंस पे आपको कवर करने वाला हूं आज। तो आप उन सभी के ऊपर क्वेश्चंस देखिएगा और क्वेश्चंस के साथ आंसर भी दीजिएगा। और ये वैसे डेफिनेटली रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, मेरे साथ साथ इनको सॉल्व भी करना है। जहां जहां मुझे लगेगा कि मुझे इंग्लिश में बताना है, मैं आपको बताऊंगा। पहला पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं जो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। क्या क्वेश्चन से पहले वो देखेंगे। तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है। आपको याद होगा, परिमेय जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या है कि रेशनल नंबर और इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल संख्याओं का समूह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब मुझसे ही बोल रहा है कि इसका समूह क्या कहलाता है। तो आपको पहला है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। आपको याद भी होगा कि हम क्या बोल सकते हैं कि जब संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो संख्या 2 प्रकार की कौन सी होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। जो वास्तविक संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल पहला पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं सारे के सारे, वो खुद किसका पार्ट होते हैं, वो खुद यहाँ पर रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं। तो वो इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या खुद परिमेय संख्या का, जिसको इंटीजर हम बोल सकते हैं, वो उसका भाग होता है। पर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमें ये बेसिक बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक एक चीज को हमें देखना होगा साथ के साथ। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या है कि निम्न में से प्राकृत संख्या क्या है। अब प्राकृत संख्या की कहानी हमने क्या पढ़ी थी। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, नेचुरल नंबर कौन सा है, ठीक है, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, पहली बात तो ये। ओके, कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। ये कभी पॉइंटों में होते हैं, नहीं होते। तो इसका मतलब ये प्राकृत संख्या नहीं है। क्या कभी भी अगर हम बात करें भिन्न के रूप में हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या रूट वाला संख्या होगा, नहीं होगा। तो बचा कौन सा, 6, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों क्यों नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये भिन्न संख्या है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दशमलव संख्या हमारे सामने है। तो ये इसके अंदर से केवल कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, लैंग्वेज भी बढ़ती जाएगी। आप एक चीज को पकड़ते जाना, आपको बहुत बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस सेंटेंस को पकड़ो, क्या है, सही नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है, कौन सा इनमें से गलत लिखा हुआ है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी है, समझनी है। मैंने आपको कहा कि मैं जो क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आऊंगा, उन क्वेश्चंस में आपको आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको कई सारे नए क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं। उन नए क्वेश्चंस के माध्यम से हम क्वेश्चंस को और नया सीख सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू 1 से होती है और पूर्ण संख्या शुरू किससे होती है, 0 से होती है। तो 1 2 3 4 सारे कहां मिलते हैं, 0 1 2 3 4 में मिलते हैं। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सा गलत है। सही नहीं है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, गलत है। दूसरा क्या है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास के अंदर, तो मैंने आपको बताई ये चीज। तो बिल्कुल यहां पर ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी
पूर्णांक संख्याएं जो होती है बेटा हमने पढ़ी हैं तीन प्रकार की, एक नेगेटिव जो जीरो के लेफ्ट में होती है, एक पॉजिटिव जो जीरो के राइट में होती है, जीरो ये तीसरी संख्या होती है। तो और जो जीरो के राइट में पॉजिटिव जो जीरो के राइट में होती है वो सब पॉजिटिव होती है। वो सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्लियर है? सेकंड सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। थर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सिखाता हूं आज आपको कि परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती है, एक भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। ये दोनों सेंटेंस दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उस चीज को हम समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब सुनना, देखो एक होती है भिन्न संख्या जिसको हम बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, और एक होती है परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब हमने परिमेय तो पढ़ लिया है, रेशनल तो हमने पढ़ लिया, पर हमने भिन्न नहीं पढ़ा। अब भिन्न, क्योंकि आपके दिमाग में भी आया होगा कि सर जब परिमेय संख्या है हमारे पास, भिन्न संख्या हमारे पास, दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में लॉजिक क्या है, मतलब अंतर क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखो भिन्न संख्या जो होती है ना, भिन्न का मतलब पार्ट्स दिखाने के लिए जो संख्या होती है वो संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या कहलाती है। और जो परिमेय संख्या होती है वो भी एक तरह से उसी रूप में, लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या बेटा ऋणात्मक यानी नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव हो सकती है, जबकि भिन्न जो होते हैं, भिन्न क्या, किसी का पार्ट, जैसे मैंने मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के मैंने चार टुकड़े किए ऐसे करके, और चार में से मैंने एक पार्ट दिखा दिया, तो ये इसका भिन्न रूप क्या हुआ, 1/4 दर्शाने वाला रूप, 1/4 नहीं दर्शाने वाला 3/4। तो ये हमारे पास जो है भिन्न, ये क्या है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न कभी भी, ये अगर आपसे पूछा जाए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है, यानी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो भिन्न नेगेटिव नहीं होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहां पर दो बातें आपको अलग अलग निकल के आ गई। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप देखो तो प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल दिखाई दे रही है मुझे साफ साफ कि प्रत्येक भिन्न संख्या क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या है ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अब एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा 4/9, यहां भी लिखा 4/9। अब देखो 4/9 अगर पॉजिटिव है तो ये भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या भी है। पर अगर मैं लिखूं -4/9 और यहां भी लिखूं -4/9, तो -4/9 जो है ये परिमेय संख्या है, बट ये भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न कभी भी नेगेटिव नहीं होती है दोस्तों। तो भिन्न कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, थर्ड और फोर्थ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होती है, जी नहीं। लेकिन प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल हाँ। तो ऑप्शन डी भी सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो सी है वो गलत लिखा हुआ है। तो आंसर कौन सा होगा, सी, क्योंकि पूछ क्या रहा है, जो सही नहीं है। क्योंकि अगर प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या नेगेटिव होती है पर नेगेटिव भिन्न नहीं होती है, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो इसका बचा कौन सा आंसर, बचा हमारे पास, और मतलब जो हम दोनों में देखे, दोनों में कौन सा सही है, डी वाला सही है, लेकिन पूछ रहा है गलत कौन सा, तो गलत कौन सा है, सी वाला इसका राइट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.7 बार को भिन्न रूप यानी p/q के रूप में लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। ठीक है, अब आपको देखकर याद होगा कि मैंने आपको शॉर्टकट बताया है इसका कैसे, ये 0.7 बार है ना बेटा। अब ये कौन सा है, ये सबसे पहली बात तो ये है शुद्ध आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है, शुद्ध आवृत्ति। ओके, यानी प्योर रिकरिंग है ये। अगर प्योर रिकरिंग है तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार है, पहले बात तो पॉइंट के बाद तुरंत बार है, इसको शुद्ध बोला। अब कितने अंकों पर बार है, एक अंक पर बार, तो एक बार 9 नीचे लिख दो, जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 नीचे लिख दो, और जिस पर बार है उसको ऊपर लिख दो। तो 7/9 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। ए सी डी नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर भिन्न का नाम सुना होगा ना आपने, उचित और अनुचित भिन्न का, तो ये अनुचित भिन्न है, ये तो वैसे भी नहीं है। 3/7 आप चाहो तो एक छोटा सा काम भी कर सकते हो, आप भाग लगा के देखो, जैसे इसमें भाग लगाओगे 7 में 10 का, तो इसका मान आएगा दोस्तों 0.7। इसमें इसका भाग लगाओगे तो इसका आएगा 0.7 के ऊपर बार आएगा। इसमें भाग लगाओगे तो देखो यहां पर क्या आएगा, 0.7 चौक 28, 0.4, और उसके बाद आगे चलेगा ये। और इसकी अगर हम बात करें 9/7 का, मतलब 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट का मतलब, इसका मतलब ये कौन से वाले में आ रहा है, ये किसके में आ रहा है, बी वाले में आ रहा है, तो बी इसका आंसर। यानी आप एग्जाम टाइम के अंदर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इस तरह से इजी हो जाएगा आपका ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर। ये अब कौन सा रूप है, ये आपको पता होगा, एक तो शुद्ध आवृत्ति है और एक क्या है, अशुद्ध आवृत्ति है। ये कौन सा है, अशुद्ध आवृत्ति है। तो कैसे पता मुझे अशुद्ध आवृत्ति है, 0.18 बार, 8 के ऊपर क्या है बेटा, यहां पर बार लगा हुआ है, तो 18 बार यहां पर क्लियर मेंशन है। ओके, तो ये शुद्ध नहीं है, ये क्या है, पहली बात तो ये हमारे पास अशुद्ध आवृत्ति है।
कौन सी आवृत्ति है? अशुद्ध आवृत्ति। पता चल गया ना क्यों? अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं याद होगा आपको। कितने अंकों पर बार है? पॉइंट के बाद एक अंक पर बार है, तो एक बार 9, और जिस पर बार नहीं वो कितने अंक है? एक, वो भी जीरो, तो एक बार जीरो। जितने अंकों पर बार उतनी बार 9, जिस पर बार नहीं उतनी बार जीरो। लिख दिया। अब क्या करना है, ऊपर पूरा का पूरा नंबर ले लो। पूरा पूरा नंबर कौन सा है? 18। उसमें से जिस पर बार नहीं उसको घटा दो, ठीक है। यानी 18 में से जिस पर बार नहीं है वो कौन है? एक, इसको घटा दो, तो 18 में से गया तो 17, 17 बटा 90। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर कौन सा हुआ? आंसर हुआ ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए कि कैसे किया हम लोगों ने, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना आज, तो हमने जो 2 दिन की क्लास हमने पढ़ी है, जो 2 लेक्चर हमने पढ़े हैं नंबर सिस्टम के, उन दोनों लेक्चर पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना पॉसिबल वेज में, वो सभी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। उन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पर हम, क्योंकि देखो क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको वो चीजें स्ट्रांग नहीं हो पाएंगी। मैं आपको कह रहा हूं ये बेसिक चीजें हैं, आप एग्जाम में जाइए, आपको यहां से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है एग्जाम के अंदर, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा तभी तो क्वेश्चन कर सकते हो आप आसानी से। रटोगे तो मरोगे, रटना नहीं है, चीजों को सीखना है। शुरुआत में समय लगता है, मैथ्स में क्या होता है, शुरुआत में समय लगता है जिससे चीजें सरल हो जाती हैं, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो आपको समय भी कम लगता है, जिससे आपकी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो देखो जैसे कि छठा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब इस पे भी हमने बात की हुई है ऑलरेडी। क्या निम्न में से कौन सी भिन्न, ये सभी भिन्न लिखी हुई है, पर भिन्न में क्या पूछ रहा है? शांत दशमलव है, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी भिन्न टर्मिनेटिंग, क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बताओ कौन सी भिन्न टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होगा ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स क्या है? रुक जाए, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। इनमें से कौन सा है? अब इस पे हमने नियम पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो। नियम क्या पढ़ा था हम लोगों ने सिंपल सा एक नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैं फिर बोल रहा हूं, नियम हमने क्या पढ़ा था आपको पता है? नियम हमने पढ़ा था कि यदि हर में 2 या 5 या केवल 2 या 5 या दोनों के गुणनखंड हो तो वो शांत दशमलव होता है, लेकिन अगर हर में 2 या 5 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का गुणनखंड आ जाए तो वो क्या हो जाता है? अशांत आवर्ती दशमलव हो जाता है। तो देखो जरा, क्या कट रहा है? क्या पहला ऑप्शन नहीं कट रहा? पहली बात तो ये, तो 13/70 का मतलब होता है 7 गुणा 10, 10 का मतलब 2 गुणा 5। तो देखो यहां पर 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, इसलिए मतलब इसका मतलब क्या है? ये हो जाएगा अशांत में भी कौन सी कैटेगरी होगा? केवल आवर्ती होगा। अशांत में भी कौन सी कैटेगरी होगा बेटा? केवल आवर्ती होगा। दूसरा है 37/111। अब अगर कट रहा है तो काटो, बिल्कुल ही कट रहा है, ये 3 से 37 से कट गया 1/3, और तीन नीचे 3 है, तो इसका मतलब भी क्या होगा? इसका मतलब भी होगा अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। तीसरा 15/60, 1/4, 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर, यानी 2 गुणा 2। तो बिल्कुल यहां पर 2 ही आया है ना, 2 के अलावा कुछ तो नहीं आया, तो ये क्या होगा? शांत दशमलव होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। पता ना क्यों? क्योंकि फैक्टर जब हम लोगों ने किए तो 4 का जो फैक्टर हुआ वो 2 हुआ, 2 गुणा 2 हमारे पास यहाँ पर निकल के आया, ठीक है। उसके बाद इसको काटेंगे, 90 को कटेगा, ये 13 से कटेगा, 90 का मतलब हुआ 9 गुणा 10, 10 का मतलब 2 गुणा 5, ठीक है। और यहाँ पर 9 का मतलब 3 गुणा 3 होता है, तो इसलिए भी ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारे पास अशांत आवर्ती, यानी ऑप्शन क्या हुआ इसका? सी इसका करेक्ट जवाब हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ दोस्तों? सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो चुका है, ठीक है। समझ आ गया ना? एक एक पॉइंट क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 51 से 100 तक कितनी प्राकृत संख्या अभाज्य है? ये लो, अब आपको पता है कि अब देखो यहां पर नेचुरल नंबर से पूछ रहा है, अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कितने हैं? तो आपको याद है कि हमें पता है 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ओके। लेकिन 1 से 50 तक में कितनी होती है? 1 से 50 तक में 15 होती है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसमें इसको लेस करूंगा तो 51 से 100 तक निकल के आएंगे आराम से। कितनी रह जाएंगी? 10। तो इसका मतलब यह है 51 से 100 तक केवल 10 अभाज्य संख्याएं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पर बिल्कुल ए इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ, तो 10 इसका राइट आंसर होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए अब इसमें से देखो मेरे को क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ये पूछ रहा है। हमने कल भी प्रैक्टिस की थी इसके ऊपर, और इस पर हम लोगों ने बात की थी कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, मुझे ये निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि अगर मुझे अभाज्य संख्या निकालनी है तो इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या होता है इसका। सबसे पहले जिस भी संख्या को अभाज्य संख्या चेक करना है, उसके नजदीक स्क्वायर नंबर आपको देखना है। बताओ 221 के नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है? 225। किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर होता है 15 का। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11 और 13।
221 के बाद जो स्क्वायर नंबर हुआ वो हुआ 225, और वो किसका स्क्वायर हुआ दोस्तों, वो हुआ 15 का स्क्वायर। तो उससे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, वो है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये अभाज्य संख्या हमारे पास है। अब देखो, अगर इस संख्या में इनमें से किसी का भी भाग चला गया, इस संख्या में अगर इनमें से किसी का भी भाग चला गया, तो ये संख्या अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में भाग यानी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स में भाग नहीं जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइम नंबर्स में भाग नहीं जाता, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो यहां पर भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब देखो, अगर आप देखो 2 का भाग लगा के देखो, यहां पर क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर आप, हमें भी पता है और आपको पता है कि जिनका इकाई अंक क्या हो बेटा, जिनका इकाई अंक हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी 2 से डिवाइड होती है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही। 3 के लिए अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए, हो नहीं रहा। 5 के लिए इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। उसके बाद 7 की बात करें तो 7 का भाग जा रहा है, 7 3 21 नहीं जा रहा है। 11 का लगाया, 11 दूनी 22, 1 बच गया। 13 का लगाया, 13 कम 13, 13 7 91, यानी इसका मतलब इसमें 13 का भाग चला गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। वो पूछ रहा है कौन सी है, तो इस तरह से हमें चेक करना है। ऐसे 223 की बात करें, ठीक है। अब 223 की अगर बात करें, 223 के का मतलब ये हुआ कि 223 के बाद भी स्क्वायर नंबर कौन सा है, 225 किसका, 15 का स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर की अगर बात करें तो बेटा वही आएगा 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो यहां पर देखो, क्या 2 का भाग जा रहा है, जी नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई अंक 3 है। 3 का नहीं जा रहा, अंकों का योग 7 है, इसलिए नहीं जा रहा। 5 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 5 है। 7 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 7 का भाग लगाओ, चलो देखते हैं। 7 दूनी 14 है, 8 बचा, 7 21, 1 बचा, 13 नहीं जा रहा। 11 का लगाया, 11 दूनी 22 और नहीं जा रहा। 13 का लगाया, 13 का ऊपर चला गया था, तो यहां नहीं जाएगा, क्योंकि अंतर 13 का होना चाहिए। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हो सकती है, पर होगी एक, क्योंकि एक ही ऑप्शन बोला है यहाँ पर। बट आगे की चेक कर लेते हैं हम लोग। 231 की अगर हम बात करें, 231 के पहले स्क्वायर नंबर कौन सा है, 225, या बाद में लो 256, वो हुआ हमारे पास ये 15 का और 16 का। तो अभाज्य संख्या है तो वही आई 2, 3, 5, 7, 11 और 13। देखो, क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 का अंकों का योग 6 है, बिल्कुल 3 का भाग चला गया, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगला 237 की बात करें, वही 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो देखो, 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का भाग, बिल्कुल अंकों का योग करो, चला जाएगा, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। और देखो, बहुत आसान है, मैं आपको कह रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और अगर हमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, बेसिक हमें अच्छे से आता है, तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें कुछ भी याद नहीं करना होता है दोस्तों, ठीक है। लो फिर स्टेटमेंट पे, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी हद तक एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, बच्चों को जब बेसिक क्लियर नहीं होता ना, तो वहां फंसा देते हैं ये क्वेश्चन के अंदर कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमको बेसिक ही पता नहीं है। तो हमें बेसिक भी पता होना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, फिर वापस से क्या है, सत्य नहीं है। देखो, क्वेश्चन सारे बना बना कर आपके पास लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। यहां से आपका बेसिक भी क्लियर होगा, आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत होती है, इससे फंडामेंटल आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट इसके ऊपर। लगातार प्राकृत संख्या, जैसे कोई भी ले लो, 9 10 ले लो, 99 100 ले लो, या 98 99 ले लो। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो होंगी, उनके अंदर हमेशा अंतर कितना होगा, एक। और एक छोटी सी बात, जब भी अंतर एक हो रहा, तो उसमें एक से ज्यादा कॉमन कभी आ ही नहीं सकता, एक से ज्यादा कॉमन कभी आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। तो यहां पर कॉमन अगर आप लोगे, तो कॉमन 9 10 के बीच में कॉमन एक से ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो अभाज्य संख्या, बिल्कुल दो क्रमागत प्राकृत संख्या हमेशा सहभाज्य संख्या होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पर आंसर नहीं है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है वो आपसे, है ना। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, विषम है, विषम का मतलब 9 11, 11 13, 57 59। अब इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 2 है, और विषम संख्याओं में 2 का भाग कभी नहीं जाता है, क्योंकि 2 से छोटी संख्या 2 ही होती है, मतलब 2 से 2 और 2 से छोटी संख्या 2 ही होती है, या तो 1 या फिर 2। अब 1 का भाग तो देखो सब में जा सकता है, सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, को प्राइम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें केवल उभयनिष्ठ एक हो, यानी एक गणित वाला। तो यानी इसका मतलब ये भी सही लिखा हुआ है। तीसरा क्या है, दो क्रमागत सम प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। दो क्रमागत सम प्राकृत संख्याएं, अरे सम की बोल रहा है यार, सम संख्याएं। और देखो सम, जैसे मैंने लिखा 9 तो सम होता ही नहीं है ना, मैं लिखा 12 और 14,
12 और 14 में कॉमन कितना आ रहा है बेटा? कॉमन आ रहा है 2। अब दोनों में अगर 2 कॉमन है तो सोच के देखो एक बार आप, जब कॉमन दोनों में 2 है तो क्या सहभाज्य हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है और यही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये, ठीक है, पर ये आंसर नहीं होगा। तो ए, बी और डी बिल्कुल सही लिखे हुए पर सी गलत लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? पहली 50 प्राकृत संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं? ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है, आपको अच्छे से आता होगा। देख लेते हैं दोबारा से। अभाज्य युग्म यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। क्या है? ट्विन प्राइम की बात कर रहा है। पहले अभाज्य संख्या लिख लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ठीक है, ये संख्याएं मैंने लिखी आपके सामने। ओके, क्लियर है? अब अभाज्य युग्म में क्या बताया था? अभाज्य युग्म संख्याएं वो जैसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य एक भाज्य संख्या हो या उनका अंतर क्या हो? 2 हो। तो जैसे हम बात करें, इनका अंतर 2 है क्या? नहीं है। इनका अंतर 2 है, बिल्कुल है। तो ये अभाज्य युग्म है पहला। 5, 7 में अंतर 2 है, अभाज्य युग्म है। 11, 13 का अंतर 2 है, अभाज्य युग्म है। 17, 19 का अंतर 2 है, अभाज्य युग्म है। 29, 31 का अंतर 2 है, अभाज्य युग्म है। 41 और 43 का अंतर 2 है, अभाज्य युग्म है। 43, 47 नहीं होगा क्योंकि अंतर क्या हो जाएगा बेटा? 4। तो ये सभी क्या है? अभाज्य युग्म है यहाँ पर, और इनको काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पेयर हमारे पास है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, सही था ना? बिल्कुल 6 पेयर है, इसलिए 6 इसका राइट आंसर है। अगला क्या है? चलिए, अब मैंने आपको पॉइंट पॉइंट के बाद बार का मतलब भी बताया था, रिपीटेशन होता है, पर पॉइंट से पहले बार का मतलब ये है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है, पूछ रहा है इसका वैल्यूएशन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। हमने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन भी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखो, सबको पहले सिंपली लिखो, ये 2 के ऊपर बार 0.3 है, इसका मतलब है माइनस का 2 प्लस का 0.3। अगला वाला है माइनस का 2 और 3 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब रिपीटेशन होता है, लिख दूं। अगला 2 के इस पर बार नहीं है, पर 3 पर बार है, तो लिख दे 2 प्लस 0.3, 3, 3, 3 और ये है 2.3। मतलब मैं इंटीजर को डेसिमल को अलग तोड़ के लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो जोड़ो, ये तो कट गया, 4 प्लस का 4 माइनस का कट गया। अब इनको जोड़ो, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 चौक 12, ये चला गया, आगे कुछ बचा नहीं। तो क्या बचा आंसर? 1.26 और 6 पर बार है, तो आंसर क्या होगा? 1.26 और केवल 6 पर बार है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इस वाले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में क्या है? 2 और 6 दो पर बार है, दोनों पर बार है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, आसान था ना क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल, क्या है इसका आंसर? देखो, 5 के ऊपर बार है, तो माइनस का 5 प्लस का 0.76, इसका मतलब माइनस का 3 प्लस का 0.95। करें सॉल्व, तो ये हो गया माइनस का, तो 8 हो गया इधर, प्लस इन दोनों को जोड़ा 11, 16 का 6, 1.61। कुछ गलत तो नहीं जोड़ा? अच्छा, हाँ 71 हो जाएगा, सॉरी। ओके, अब देखो, माइनस का 8 प्लस का 1 प्लस 0.71, और यहां देखो 8 में से गया तो माइनस का 7 बचेगा, 7 प्लस 0.71। और अगर इसको सिंपल लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? माइनस का 7, यानी ऐसे, यानी माइनस का 7 इंटीजर माइनस वाला है, तो 7 के ऊपर बार 0.71, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब जल्दबाजी में रहे तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर हो सकता है, पर जल्दबाजी में रहे तब ना, हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा समय दे सकते हैं हम अभी, लेकिन जिससे जब एग्जाम हमारे सामने हो तो हम चीजों को बहुत आसानी से कर सकें और बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर सकें। ओके, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ये सभी टाइप का भी हमने किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 3 के ऊपर बार है, तो माइनस का 3, 0.3, इसका मतलब 3 प्लस का 0.3, 3, 3, 3, अनंत तक जा रहा है ये। अगला है 3.03, और उसके अगला माइनस का 3 है,
प्लस 0.3333, ठीक है, 3 और 3 6 कट गए आपस में। अब जोड़ लो इसको तो ये वापस वही आएगा 1.26 इसके ऊपर बार, क्योंकि जोड़ने पर वैल्यूएशन वही आ रहा है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। देखो सेम वही है, सेम वही, बस में 3 3 था, वो कट गया आपस में, ठीक है, आंसर वही आ रहा है। क्या आया आंसर? 1.266 के ऊपर बार है, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो यहां पर आप क्वेश्चन करने से पहले इस चीज को देखें कि आपका रिजल्ट किस फॉर्म में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कि यहां पर 1 अंक पर बार है, यहां पर 2 अंकों पर बार है, और यहां पर 1 अंक पर बार है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के ऑप्शंस किस प्रकार है, बार में है या भिन्न में है। अगर भिन्न में होते तो पहले इसको भिन्न बना के कन्वर्ट कर लेता, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर बार में है तो इसको चाहो तो सिंपल वे में लिख लो। जैसे कैसे, मैंने लिखा जैसे 22.4, अब 4 अनंत तक चलेगा। अब दिमाग में ये आता है कि 4 को मैं कितनी बार लिखूं, तो बताता हूं मैं आपको। पहले आप देखो कि कितने अंकों पर बार है, यहां पर 2 अंकों पर बार है, यहां 1 पर, यहां पर 1, तो इनका अपने पास लघुत्तम कितना होता है, लघुत्तम आता है 2, लेकिन यहां पर 3 अंक है पॉइंट के बाद, और यहां पर कितना है, 1 अंक है, यहां पर कितने अंक है, 2 अंक है, तो लघुत्तम आएगा 6, तो कम 2 और 3 का लघुत्तम 6, तो 6 बार लो जिसमें 2 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 11.567 6767, ओके, तो ऊपर 4 बार, 4 को एक बार और लिख लो, इस 7 का रिपीटेशन का पता चल जाएगा। तो पहले प्लस वाले जोड़ लें, तो माइनस वाले घटा देंगे। जोड़ो, 7 और 4 11, हासिल 1, 11 का 1, हासिल 1, 12 का 2, हासिल 1, हासिल 1, 12 का 2, हासिल 1, हासिल 1, 10 का 0, हासिल 1, 34.012121012 ये आएगा, यानी इसका मतलब हमारे पास निकल के आ गया, यानी ये भी हमारे पास 12 होगा और ऐसे भी आगे भी चलता रहेगा। ओके, अब इसमें से 33.599999 लेस करना है। करो, 12 में से 9 गया तो 3, 10 में से गया तो 1, ठीक है, 10 में से गया तो कितना बचेगा बेटा, 1, सही है। फिर 11 में से 9 गया तो 2, फिर हमारे पास 1, फिर हम बात करें यहां पर, फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास 1, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 में से गया तो 4, तो आ गया 0.4। अब जरा देखना, ये देखो 0.412, अब देखो 12 12, ये 13 क्यों, क्योंकि यहां पर हमने लिखा, अगर यहां से चला गया होता आगे तो ये भी 12 होता, तो ये आ गया 0.412, और 1 2 के ऊपर 12 है यहां पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो हमें उतना ही करना है जितना क्वेश्चन पूछा है, यानी अगर आप एक्स्ट्रा करने की सोचेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आप गलती से मतलब एग्जाम में समय भी खराब करेंगे। तो यहां पर देखो समय भी खराब नहीं किया मैंने, जितना उसने रिक्वायर्ड था उतने के अनुसार मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो आपको करना उतना ही है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, जबरदस्ती क्वेश्चन को लंबा करके क्वेश्चन में समय खराब करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आपके पास काफी सारी वो है वैल्यूएशन। तो अगर मैं इनको गुणा करने की बात करूं ना, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं पहले देखो बार वाला क्वेश्चन है, सिंपली अगर जोड़ता घटाता तो आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर यार ये बार वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको आसान बनाने के लिए पहले इसको मेरे को भिन्न में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर है, इनको गुणा तो कर ही नहीं सकता ना मैं, बिना भिन्न में कन्वर्ट किए मैं इसको गुणा नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले इनको छोड़ते हैं पहले एक बार, या फिर एक काम करते हैं पूरे का प्रॉपर वे में लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, फिर डायरेक्टली निकाल लेंगे आंसर। ओके, पहले इसको हमने लिखा 0 पॉइंट, पहले इसका बार बताओ क्या आएगा, 90, क्यों आएगा 90 बताओ, 1 अंक पर बार है, 1 पर बार नहीं इसलिए 90, और ऊपर 47 में से 4 गया तो 43, जाएगा 43/90 प्लस, अगर इसमें बात करूं तो इसमें दोस्तों आता है 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 99, और 1 पर बार नहीं है इसलिए 990, और ऊपर 503 में से 5 घटाऊंगा, ठीक है, तो बचेगा 498, 503 में से 5 घटाया तो 498 बचेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद माइनस 39 का मतलब 90, और 39 में से 3 गया तो 36, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं ना, गुणा 8/9, समझ आ गया क्या, कैसे कैसे हमने क्या क्या लिखा, क्यों लिखा, क्लियर है आप लोगों को कि हमने क्या क्या लिखा, कैसे लिखा, बहुत आसान है ये, कंफर्म है ना। चलो अभी काट लो इसको, 9 से काट के 4 बार, अभी हमारे पास हो गया 43/90 प्लस 498/990
-32/90। क्लियर है? अब इसको सीधा लघुत्तम लेकर सॉल्व करो, फिर नजदीक वाले ऑप्शन पे जाके हम इसको निकाल लेंगे। ओके, तो लघुत्तम कितना है बेटा? 990। कितनी बार? 11 बार। 11 को ऊपर गुणा किया तो 3 का 3 7, तो 473 प्लस 498 माइनस कितनी बार? 11 बार। 11 को गुणा किया तो 352। ओके, चलो जोड़ लो घटा लो और उसको देखो क्या रिजल्ट बचता है इसका। तो इसका मतलब 990। तो इसका मतलब ऑप्शन देख के देखो, यहां से आइडिया लगाओ, 2 अंकों पर बार, 1 अंक पर बार नहीं होना चाहिए। तो 2 अंकों पर बार, 1 पर बार नहीं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी ऑप्शन ए और डी में से बी और सी तो नहीं होंगे। समझ में आ गया ना क्यों भाई? इसका मतलब है 1 अंक पर बार है तो 9/900 होना चाहिए था नीचे। ठीक है, अब चेक करते हैं आंसर क्या बनना चाहिए। इन दोनों के नजदीक आंसर आएगा, पता चल जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको कहानी। अब जोड़ते हैं पहले। 8 3 11। या एक काम करो, पहले सीधा इसमें से घटा दो इसको और उसको जोड़ दो इसमें। ओवरऑल बात एक ही है। तो पहले जोड़ा, 8 और 3 11 का 1, हासिल 1 17 का 7, हासिल 1 8 और 1 9, माइनस 352 अपने पास आ गया। और 71 में से 52 के तो 19 बचेगा हमारे पास दोस्तों, और ये बचेगा 619/990। अब जरा सोच के देखो, मेरे पास बच्चा कौन सा था? ऑप्शन ए और डी। अगर मैं 625 में से 6 घटाऊंगा तो ये बचेगा 619, यानी ऑप्शन डी। पर 615 में से अगर 6 घटाऊंगा तो 609। ये 609 तो नहीं है, 609 होता तो आंसर ए होता, तो ए आंसर भी नहीं है, आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। मैंने इसको इस तरह से भिन्न में कन्वर्ट करके क्यों किया, पता चल गया आपको? मैंने भिन्न में कन्वर्ट इसलिए किया दोस्तों क्योंकि यहाँ गुणा लिखा हुआ था। अगर गुणा नहीं होता तो डायरेक्टली मैं इसको जोड़ के तोड़ के फोड़ देता इस क्वेश्चन को, और बहुत इजीली इसका आंसर निकाल देता मैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पर आपसे पूछ रहा है मान ज्ञात करो, तो इस क्वेश्चन में आप जरा जज करके देखो ना आप, कि यहां पर गुणा नहीं है, डायरेक्टली कर लो इसको। आप चाहो तो भिन्न में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं, कोई इशू नहीं है उस पर। जैसे जैसे चलो मैं भिन्न से भी कर देता, पर उसमें क्या है देखो, कैलकुलेशन में डिपेंड करता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, समय भी खराब हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको भिन्न में कन्वर्ट करता हूं, चलो पहले एक बार करते हैं। ये हुआ 57/99 माइनस, इसका मतलब हुआ 990, 2 अंकों पर बार है। और ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा हमारे पास 432 में से 4 घटा 428 प्लस 35/99। एलसीएम कितना है? 990 10 बार तो 570 माइनस 428 10 बार 350। सही है, जोड़ लो। अब देखो ऑप्शन देखो, 990 का 2 अंकों पर बार और 1 पर बार नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और बी तो नहीं होंगे, ऑप्शन सी और डी में से आंसर होगा। ठीक है, जोड़ो इन दोनों को, तो 12 92, तो 920 माइनस 428 डिवाइडेड बाय 990। 20 में से घटाया तो 20 गया, 8 बचा, तो 900 400 500 500 में से 8 गया तो 492। ओके, डिवाइडेड बाय 990। अब देखते हैं, अब मेरे पास सी और डी ऑप्शन था। 494 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो 490 बचेगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें से घटाऊंगा, किसमें से? 498 में से 4 घटाऊंगा तो 494 बचेगा। यानी कुछ ना कुछ मिस्टेक या तो मैंने की है, या इस क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा हुआ है। 428 यहां पर था, 428 में, सॉरी 432 में से 4 गया 428, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और 0.35 यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास। चार सौ चौरानवे में से 4 गया तो 490, वहां नहीं आ रहा। 498 में से 4 घटा 494, 494 भी नहीं है यहाँ पर। चलो, यानी इसका मतलब ये है कि या तो ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 0.57 57 57 57 और 0.35। 12 का 2 हासिल 1 8 और 1 9, 12 का 2 हासिल 9, ये आ गया हमारे पास। उसमें से हमने घटाया 0.4323232। ठीक है, यहां पर 9 है हमारे पास, 9 में से गया तो 7, 12 में से गया तो 9, हो गया 6,
फिर ये हो गया 9, ये 6, ये 9, 0.496, 96 है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन बिल्कुल एक, यानी इसमें ऑप्शन जो है एक, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं आपके सामने। अब तो सही है ना, 496 4 गया तो 492 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर बिल्कुल सी के अंदर हमारा जो थोड़ा करेक्शन था वो मैंने सही कर दिया। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन के ऑप्शन में गलती हो सकती है, बट अगर हम बात करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इंपॉर्टेंट कहानी आपको पता चली, चूंकि फंडामेंटल आपका क्लियर होगा तो आपका आंसर बेसिकली बहुत सही जल्दी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा किससे विभाजित होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अब इसका मान देखो, अब आपको पूछ रहा है n क्या है, प्राकृत संख्या। जब भी आपको ऐसे कंडीशन दे दी जाए ना, तो आप क्या करिए, कंडीशन के हिसाब से काम करिए। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 होती है। अब यहाँ पर n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख के देखिए, और जो भी सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर n का मान 1 रखा, n का मान 1 रखा तो 9 का मान, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16, जिसका मान रह गया हमारे पास 81 माइनस 16 नहीं 65। अब 65 के आप फैक्टर करेंगे तो 65 के फैक्टर आएंगे 5 गुना 13। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है अगर ये n एक प्राकृत संख्या है तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी। तो आप देखो, हमने जब मिनिमम वैल्यू n की क्या रखी, 1 रखी, 1 रखी तो अपने पास 65 आया, और 65 में 65 का मतलब 5 गुना 13। अगर आप देखो क्या केवल 5 से डिवाइड हो रही है, नहीं है, 13 से भी हो रही है। केवल 13 से हो रही है, नहीं हो रही है। केवल 5 और 13 से, बिल्कुल 5 और 13 से तो हो रही है, क्योंकि आगे कॉमन कुछ आएगा नहीं 1 के अलावा। 5 13 19, इसमें 19 का तो नहीं जा रहा, यानी ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो क्वेश्चंस को अगर आप करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत इजीली इन क्वेश्चन का आंसर भी निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगला क्या है, गैर शांत गैर पुनरावृत वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जाता है। देखो गैर शांत का मतलब जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं अशांत, यानी गैर शांत का तो शांत नहीं है, उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। गैर पुनरावृत्ति रिपीटेशन में नहीं है तो अनावृत्ति। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, नॉन रिपीटिंग वाले दशमलव को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, आपसे पूछा गया। तो अपरिमेय संख्याओं में लिखा गया, प्राकृतिक संख्या में लिखा गया, परिमेय संख्या में या पूर्ण संख्याओं में। अब हमको पता है सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको बोला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी आपको बोले अशांत आवर्ती दशमलव जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, परिमेय संख्या होती नहीं है, पूर्णांक पूर्ण संख्या होती नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब था, तो ऑप्शन ए ही इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्या है, 0.DCAB DCAB DCAB ये अनंत तक चल रहा है, बराबर इसका मान 31/11,000 सॉरी 1111 का वैल्यू लिखा हुआ है। तो AD प्लस BC अपॉन A प्लस C का मान क्या है, यदि ABCD अलग अलग अंक है जिसमें जिसमें से सभी शून्य नहीं है, इसका मतलब कोई भी शून्य हो सकता है पर सभी शून्य नहीं है। अब एक छोटी सी बात यह कि जब मैं इसको देखा तो मुझे लगता है रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर रीजनिंग का नहीं, मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो और इसको देखो, अगर मैं देखूं यहां पर 0.DCAB रिपीटेशन हो रहा है तो बार लगा दूं, सोचो, अगर इन DCAB हमारे पास है तो क्या इस पे बार लगा दूं, बिल्कुल बार लगा दो भाई। बराबर जो है वो किसके बराबर, 31/1111। अब सोचो, जब हम भिन्न वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अपन कौन से वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये जो हमने पढ़े थे ना भी दशमलव वाले कॉन्सेप्ट, जिसमें दशमलव को हमने आवृत्ति दशमलव को जो हमने भिन्न में बदला था, तो उसी पे कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो नीचे 4 टाइम्स 9 होता, अगर मैं इस पूरे को ऊपर नीचे 9 से गुणा कर लूं, 9 से गुणा किया तो 279 अपॉन अपने पास हो गया 9,999। ये याद है आपको कब आता है, जब ऊपर 4 अंकों पर बार होती है, पर ऊपर तो 3 ही अंक है, तो 4 अंकों पर अगर ऐसे लिख दूं मैं इसको 20279 अपॉन ये लिख दूं और इसमें भाग लगाऊंगा, तो बताओ सोच के देखो क्या इसका मतलब ये होता है, 0279 और पॉइंट पहले लगा हुआ है, इसके ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब यही तो आएगा, पॉइंट आया, कितने अंकों पे बार है, 4 अंकों पे बार है, तो 4 बार 9 नीचे आ गया, और किस पर बार थी, इन अंकों पर, इनको ऊपर लिख दो, बस यही तो आएगा। तो इसका मतलब ये इससे कंपेयर हो गया। अब देखो यहाँ पर डी का मान क्या हो गया, डी का मान हो गया 0, सी का मान हो गया 2, ए का मान हो गया 7 और बी का मान हो गया 9।
तो इसी ऑर्डर में ये हमारे पास लिखे हुए हैं। और अगर मैं इन चारों की वैल्यू यहां रख दूं, ए का मान कितना रखूं बेटा, ए का मान है 7, डी का मान कितना है, डी का मान है हमारे पास 0, प्लस बी का मान कितना है, बी द वैल्यू ऑफ बी इज 9, वैल्यू ऑफ सी, सी यानी सेकंड नंबर पे 2, डिवाइडेड बाय, आपसे बोल रहा है ए प्लस सी, ए का मान कितना है, ए का मान और सी का मान बीच वाले दोनों है, यानी 2 और 7 ना, ए और सी, तो ए का मान 7 है और सी का मान 2 है, तो 18/9 क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखो दिया किस रूप में है और पूछा किस रूप में है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट इस कॉन्सेप्ट पे जो हमने पढ़ा है इस पे। यदि ए दो अंकों की एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि दो अंकों को आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या बी बनती है, यानी ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और ये कब बदली, इनके अंकों को इंटरचेंज किया गया है। आपको क्या बोल रहा है, इनके अंकों को इंटरचेंज किया गया है। दिया गया है यदि ए ग्रेटर देन बी, तो इस प्रकार की, इस प्रकार है कि ए माइनस बी बराबर 36 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो आप सोच के देखो, पहली बात तो दो अंकों की संख्याएं, आप अभाज्य संख्याएं लेकर आओ, और उन दोनों संख्याओं के अंतर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब, अब इसका मतलब 25 जो अभाज्य संख्या, उन्हीं में से आपके पास दो ऐसी अभाज्य संख्या जो एक दूसरे की उल्टी लिखी हुई है। अब इसको सोच के देखेंगे ना, तो अब जाके इसका आंसर निकलेगा। जैसे कि हम शुरू से चल सकते हैं और उसको पलट के तुरंत देख लेंगे, जिससे उनका और उनका अंतर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो आप सोच के देखो, सबसे पहले मैंने एक दो अंकों की संख्या जिसे मैंने मान ली, हमारे पास क्या है, दो अंकों की संख्या अगर हम देखें तो ए हमने माना जैसे कि दो अंकों में स्टार्ट होगा 11 से, 11 में 36 जोड़ूंगा तो 11 तो नहीं आ रहा, अंकों का पुनरावर्ती 13, 13 में 36 जोड़ूंगा तो 13 और 36 जोड़ने के बाद होता है 49, तो अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे जोड़ता जाऊंगा तो एक संख्या निकल के आती है, ए का मान 37, और 37 में अगर मैं जोड़ूंगा, कितना जोड़ूंगा, 37 में अगर मैं, अच्छा ए बड़ा है तो मैंने उल्टा मान लिया है ना, बी है ये, तो ए का मान कितना होगा 73, क्योंकि ए बड़ा है। और इनका अंतर भी देखो कितना आ रहा है, इनका अंतर भी क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इन संख्याओं का योग अगर मैं निकालने जाऊंगा दोस्तों, तो इन संख्याओं का योग हमारे पास क्या आएगा, दोनों को जोड़ो, 7 और 3 10, यानी 110, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को सोचकर इसका आंसर निकालना था, यानी इसको आपको सॉल्व नहीं करना था, ये केवल सोचने पर, यानी आपको संख्याओं पर पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बताए अपनी जो क्लासों के बाद, वो नंबर सिस्टम के अंदर बहुत आसान आपको लगे होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपका जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ना वो क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और आसानी से आपने इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ आया होगा, अगले नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।